टू ऑल ऑफ यू। मैं सुमित सिंह फिर से जुड़ चुका हूं अपने चैनल संकल्प एकेडमी प्लस के साथ और आप और हम मिल करके आज करने वाले हैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मैटर इन आवर सराउंडिंग और आज हम लोग करने वाले हैं वे सारे क्वेश्चन का डिस्कशन जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और वे क्वेश्चंस लिए गए हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग से। तो टॉपिक का आज का नाम है एनसीईआरटी फोबिया। फोबिया मीन्स होता है डरना, तो एनसीईआरटी से डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और हम कर सकते हैं। तो चलिए समय को न किल करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और आज का टॉपिक है डिस्कशन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। लेसन का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहला ही क्वेश्चन है गिव द रीजन, बताते रहिए रीजन क्या है। पहला क्वेश्चन है ए गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट कैप्ट। कहता है कि एक गैस को जिस बर्तन में रखते हैं वो पूरा प्लेस क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। ऐसा क्यों? एक वर्ड में मुझे आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा कि बिकॉज गैस कंटेन द नेग्लेक्टेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें बड़ी भारी क्या चीज़ है? गैस के पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेक्टेड है, तो गैस के पार्टिकल क्या करेंगे? कंप्लीटली वेसल को क्या कर लेंगे? कैप्ट कर लेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स जब के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल्स लार्ज डिस्टेंस कवर करेंगे और जब पार्टिकल लार्ज डिस्टेंस कवर करेंगे तो पूरे वेसल में वो क्या कर जाएंगे? इजिली फैल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसका एक वर्ड में यहां से आंसर क्लियर करेंगे, गैस पार्टिकल्स कॉन्टेन नेग्लेक्टेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे fill completely the vessel in which they kept। क्लियर हो गया? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी क्या था? नेग्लेक्टेड था, काफी वीक था, जिससे पार्टिकल क्या किए? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किए और पूरे बर्तन के स्पेस को क्या कर लिया? ऑक्युपाई कर लिए। अगर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता? स्ट्रॉन्गेस्ट होता, पार्टिकल्स क्लोज होते, तो क्या होता? काफी कम एरिया में ही क्या करते? बहुत सारे पार्टिकल्स क्या कर लेते? ऑक्युपाई कर लेते। जैसे अगर शुगर की बात करो, अगर आप चीनी ले रहे हो, उसी बर्तन में डाल रहे हो, तो क्या करेगा? चीनी के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, काफी कम एरिया में ही शुगर के पार्टिकल्स क्या करेंगे? ऑक्युपाई कर लेंगे। पूरा जो आपका बर्तन होगा, पूरा जो पॉट होगा वो पूरा ऑक्युपाई नहीं करेगा। क्लियर हो गया? चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं, बी नंबर पे। क्वेश्चंस को आप भी पढ़िए, कोशिश करते रहिए। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको चैप्टर में ही बताया था और अगर कंसेप्ट अच्छा मिला होगा तो बेशक आप कर सकते हो। नेफ्थलीन बॉल डिसअपीयर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड रेसिड्यू। नेफ्थलीन बॉल डिसअपीयर, ठीक है, विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड रेसिड्यू। नेफ्थलीन बॉल क्या करता है? डिसअपीयर कर जाता है, ठीक है, कोई भी बिना रेसिड्यू डाले छोड़े हुए। मतलब नेफ्थलीन बॉल को जब आप गर्म कीजिएगा तो बिना कोई चीज़ वहाँ पे छोड़े हुए, जैसे अगर आप लकड़ी को जलाओगे तो थोड़ा सा राख निकलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर नेफ्थलीन बॉल को आप डिसअपीयर करोगे, नेफ्थलीन बॉल को अगर हीट करोगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ेगा, वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? यही तो क्वेश्चन है कि नेफ्थलीन बॉल को जब हीट कीजिएगा तो वो रेसिड्यू क्यों नहीं छोड़ता है? इसे लकड़ी जलाते हैं, राख छोड़ता है, ठीक है ना। या फिर कोई चीज़ अगर मान लो कि कोई अगर आप ऑब्जेक्ट जला रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा क्या मिलता है? वहाँ पे कुछ रेसिड्यू मिलता है, थोड़ा सा कुछ उसका आस्क वगैरह निकलता है। लेकिन यहाँ पर उसको जैसे ही गर्म कर रहे हो डायरेक्टली क्या हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। ऐसा क्यों? याद कीजिए, व्हेन द सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यहाँ पे उसका क्या होगा? सब्लिमेशन होगा और सब्लिमेशन में बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है? गैस में कन्वर्ट होता है। और वैसे चीजें जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती हैं उसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है, उसमें कुछ भी नहीं बचता है। तो कुछ भी नहीं बचाने का क्वेश्चन का आंसर लिखने का, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिकॉज naphthalene ball do sublimation, so no any residue, so no any residue
इज फाउंड आफ्टर द हीटिंग, ठीक है, आफ्टर द हीटिंग, या फिर आफ्टर द हीटिंग छोड़ दो, हीटिंग तो याद दिया ही नहीं है, आफ्टर द टाइम, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल को जब आप रख दीजिएगा, जैसे नेफ्थलीन बॉल आप देखे भी होंगे टॉयलेट वगैरह में रखा जाता है, तो अगर नेफ्थलीन बॉल को ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी वो डायरेक्टली सॉलिड से क्या करता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। इसका एक ही रीजन है, क्या, वहाँ पे ड्यू टू सब्लिमेशन, वहाँ पे क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, और सब्लिमेशन के थ्रू कोई भी चीज़ रेसिड्यू के फॉर्म में नहीं बचता है। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। वाह क्या बात है, बोलता है परफ्यूम का स्मेल आप कितना भी दूर पे चले जाते हैं, कुछ मीटर पे भी चले जाते हैं तो उसका स्मेल आते रहता है। जैसे क्लासेस में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के क्या करते हैं, परफ्यूम लगा करके आते हैं। एक क्लासरूम में इतने परफ्यूम के स्मेल आते हैं कि फील ही नहीं होता है कि ये परफ्यूम है कि क्या है, क्योंकि सारे परफ्यूम के स्मेल जो होते हैं ना एक दूसरे में इंटरमिक्स कर जाते हैं, तो वो स्मेल नहीं हो जाता है, वो मतलब क्या बोले उसको, वो कुछ अलग तरह का आ जाता है, वो स्मेल नहीं होता है। स्मेल से वो क्या हो जाता है, बिना स्मेल का स्मेल है, वो एक अलग तरह का स्मेल है। तो कहता है कि कोई आप पार्टी वगैरह में गए हुए हो और किसी ने क्या किया है कि फॉग का स्प्रे मारा है, क्या फॉग ने मुझे फ्रेंचाइजी नहीं दिया है, ठीक है ना, आपको जो लगाना है वो लगाओ। तो चलो किसी आप कोई पार्टी में गए हुए हो और किसी ने परफ्यूम मारा है और आप कुछ मीटर पे भी चले जा रहे हो कि यार मुझे कितने लोगों को परफ्यूम अच्छा नहीं लगता है, मैं ही नहीं लगाता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि जो नहीं लगाते हैं वो कुछ मीटर पे चले जाते हैं कि थोड़ा ना आए, लेकिन फिर भी उन्हें उसका स्मेल मिलते रहता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज द फ्लो ऑफ परफ्यूम फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। परफ्यूम का क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। परफ्यूम गैस के फॉर्म में क्या करता है? ट्रेवल करता है, और गैस के ट्रेवलिंग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का होता है, और जो भी आपके गैस जो परफ्यूम फ्लो करता है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस फ्लो करता है, और गैस में डिफ्यूजन हाईएस्ट होता है, और इस वजह से गैस के जो परफ्यूम का फ्लो है वो कुछ मीटर तक क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है। मतलब कि इसका एक वर्ड में आंसर होगा ड्यू टू डिफ्यूजन, या लिख सकते हो ड्यू टू हाईएस्ट डिफ्यूजन ऑफ, क्या, ड्यू टू हाईएस्ट डिफ्यूजन ऑफ स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ, क्या परफ्यूम है ना, स्मेल ऑफ परफ्यूम, इट ट्रेवल several मीटर डिस्टेंस, ठीक है। इसका एक ही रीजन है कि चूंकि गैस के जो परफ्यूम है वो परफ्यूम क्या है? गैस है, और गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, इसलिए क्या होता है कि जो परफ्यूम का स्मेल होता है वो कुछ डिस्टेंस तक क्या कर लेता है? ट्रेवल कर लेता है। आप कुछ मीटर तक रहते हैं तो भी क्या कर जाता है? पहुंच जाता है। चलिए ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर ए का पूरा। अब क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको क्या करना है? कुछ हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे वाटर है, शुगर है, ऑक्सीजन है। आपको इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसे क्या कर देना है? अरेंज कर देना है। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर देना है? इसको अरेंज कर देना है। कैसे करोगे? काफी इजी है। कैसे करोगे? तो आप ऐसे करोगे। सेकंड नंबर में सबसे पहले आप पार्टिकल्स देख लो। पार्टिकल्स कौन से है? वाटर है। वाटर क्या होता है? बोलो, लिक्विड होता है, लिक्विड लिख दो, ठीक है। फिर क्या है? शुगर है, चलो शुगर लिखो। क्या होता है? सॉलिड, सॉलिड लिख दो, ठीक है। फिर क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखो। क्या होता है? ऑक्सीजन गैस होता है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किस में होता है? गैस में। गैस से ज्यादा किस में होता है? बोलो, लिक्विड में। लिक्विड से ज्यादा किस में होता है? बोलो, सॉलिड में। इसलिए क्या होगा? तो गैस कौन सा है हमारा? गैस कौन सा है हमारा? ऑक्सीजन, इसलिए सबसे कम होगा ऑक्सीजन में। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो सबसे कम होगा O2। O2 मीन्स क्या हुआ? ऑक्सीजन में।
फिर इससे ज़्यादा किस में होगा बोलो, वाटर में। वाटर से ज़्यादा किस में होगा बोलो, वाटर से ज़्यादा किस में होगा, शुगर में। क्लियर हो गया, काफ़ी इजी है। जिसको भी ऑर्डर याद है इंटरमोलर फोर्स का, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में, वो इजीली क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है। तो मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चंस कर लिए एनसीईआरटी के, रीजन का एक क्वेश्चन करा दिया, ऑर्डर का एक क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको साथ कराने जा रहा हूं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होने जा रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू क्या, सेल्सियस स्केल। ठीक है, अब आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया गया है और आपको इसको सेल्सियस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये छोटे क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे, क्लास 6-7 में भी आप पढ़े होंगे जरूर, कि अगर आपको केल्विन में दिया जाए तो इसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इजी होता है, आप इसे क्या करते हो, 273 क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। ठीक है, जितना आपको केल्विन दिया है उसमें से 273 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इससे इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 273.15, बट अप्रॉक्स में आप इसको 273 ले सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, 273.15 केल्विन। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस इजकल टू हाउ मेनी केल्विन, तो 1 डिग्री सेल्सियस इजकल टू, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, 1 डिग्री सेल्सियस इजकल टू 273.15 केल्विन। ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन हम कितना इसे लेके चलते हैं, हम इसे लेकर के चलते हैं कितना, 273, चूंकि 15 क्या है, काफ़ी कम है, नेग्लेक्टेड कर देते हैं। तो अगर इसको हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 300 माइनस 273 कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, मतलब कि ये कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 27 डिग्री क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब आप सेकंड नंबर को करो, तो इसमें से कितना है, 573 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, 273 केल्विन से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 300 क्या आ जाएगा, इसका केल्विन आ जाएगा। ठीक है, 300 केल्विन बोल रहे हैं, 300 क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब अगर डिग्री सेल्सियस में है तो क्या करेंगे, ये सभी पूछना है क्या यार, क्या हो जाएगा, 273 प्लस कर दो। तो 273 प्लस करोगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, बोलो 8 हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, 298 क्या हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितना है, डिग्री सेल्सियस है। चलो हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, 273 केल्विन इसमें ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा, 7 और 7 कितना हो जाएगा, बोलो 14 हो जाएगा, और 3 to 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, इतना केल्विन हो जाएगा, 646 केल्विन हो जाएगा। तो अगर डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो ऐड कर दो, अगर केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में करना चाहते हो माइनस कर दो। ऐसे भी लोग याद रखते हैं कि डिग्री सेल्सियस कम है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ज़्यादा करने के लिए प्लस किया जाता है। केल्विन में ज़्यादा है, डिग्री में कम करना है तो डिग्री कम होता है, इसलिए माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, कितने डिग्री पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या क्या होगा। तो आपको पता है कि अबव 0 डिग्री क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। एग्जैक्ट 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिस पर वाटर क्या करता है, फ्रीज कर जाता है, वाटर क्या करता है, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, इसका मतलब कि 0 डिग्री पर वो क्या हो सकता है, कुछ लिक्विड में भी रहता है और कुछ क्या होता है, सॉलिड में रहता है। तो अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री। ठीक है, तो अबव 0 डिग्री क्या है, 100 डिग्री से कम है, तो 100 डिग्री से कम है और 0 से ज्यादा है, तो 100 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, 0 से ज्यादा 100 से कम है, तो 25 डिग्री पर पानी कैसा रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो जनरली किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने भी बताया कि 0 डिग्री से नीचे जाएगा तो वो कंप्लीट सॉलिड हो गया, 0 डिग्री पर वो फ्रीज करना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो ये सॉलिड भी हो सकता है, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि लिटिल क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लिटिल होगा, कम लिक्विड स्टेट में होगा, या जनरली अगर आप इसको बोलो तो सबसे सही एग्जैक्ट जवाब क्या होगा, सॉलिड होगा। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो जनरली किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। लेकिन -1 पे क्या होगा, और सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉलिड लिक्विड दोनों ऐड करके लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको यहाँ पे सिर्फ कर देंगे क्या कि सिर्फ लिक्विड होगा, नहीं, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि दैट इज द सॉलिड, ठीक है, लिटिल क्या होगा, लिक्विड होगा, कुछ यहाँ पे क्या रहेगा, अभी लिक्विड रहेगा, क्योंकि ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वेपर होगा,
मतलब किस स्टेट में होगा, गैस में, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे वेपर होगा, 0 डिग्री इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इसलिए मैक्सिमम सॉलिड होगा, थोड़ा सा क्या होगा, लिक्विड होगा। 25 डिग्री सेल्सियस क्या है उसका, 100 डिग्री से कम है, 0 से ज्यादा है, किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। अब यहां देखिए कुछ ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है, बोलता है कि जब ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो ये क्या होगा, ठीक है, लिक्विड से जब सॉलिड होगा तो डी क्या होगा, मतलब कुछ कोड दिए गए हैं, जैसे आपको कोड में क्या दिया है, ए क्या होगा, बी क्या होगा, डी क्या होगा, ठीक है, फिर आपको दिया है ए बी सी, ठीक है ना, सी क्या होगा, फिर दिया है डी क्या होगा, फिर दिया है ई क्या होगा, और फिर दिया है क्या, एफ इजकल टू व्हाट, एफ क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो ये सॉलिड, एरो को देखो, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो ये बोलता है कि ये प्रोसेस क्या होगा। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो सॉलिड से लिक्विड में जाने को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द, सॉलिड से लिक्विड में जाने को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, तो आप ए में यहां लिख दो, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो फर्स्ट ए पता चल गया कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, अब देखो लिक्विड से किस में जा रहा है, सॉलिड में, तो लिक्विड से जब कोई सॉलिड में जाता है तो क्या कहते हैं, बोलो, जैसे पानी लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो क्या कहते हैं इसको, फ्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये क्या हो गया हमारा, फ्रीजिंग, तो डी पता चला, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। अब देखो लिक्विड से किस में जा रहा है, ये गैस में जा रहा है, तो लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो लिक्विड से गैस में जाने के प्रोसेस का नाम क्या होता है, तो पानी को याद करो, वाटर लिक्विड है, लिक्विड से वेपर में जाता है गैस में, तो लिक्विड से वेपर में जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बोलो, वेपोराइजेशन। मींस बी नंबर प्रोसेस क्या है, वेपोराइजेशन, या फिर वेपोराइजेशन को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग, दैट इज बॉइलिंग। ये क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है। अब देखो गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो गैस से जब कोई लिक्विड में जाता है तो क्या कहते हैं, बोलो, कॉन्डेंसेशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन। तो गैस से लिक्विड मतलब सी नंबर क्या होगा, कॉन्डेंसेशन होगा। अब देखिए ई नंबर, ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो सॉलिड से गैस में कोई कन्वर्ट होता है, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, दैट मीन्स सब्लिमेशन। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, सब्लिमेशन हो गया। एफ नंबर क्या हो रहा है, एफ बोल रहा है कि गैस से सॉलिड में जा रहा है, तो गैस से सॉलिड में जाने का भी नाम क्या होता है, सब्लिमेशन ही होता है, या सीनियर सेक्शन में पढ़ोगे तो इसको हम डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, डिपोजिशन, डिकम्पोजिशन नहीं, डिपोजिशन कहते हैं। तो या तो इसको सब्लिमेशन कहो या फिर क्या कह सकते हो, इसको डिपोजिशन कह सकते हो। अब देखो फ्रीजिंग को हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। तो फिर से समझो, सॉलिड से लिक्विड क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड कौन सा है, डी नंबर है, तो लिक्विड से सॉलिड में जाना क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। क्लियर हो गया, तो डी भी पता चल गया। लिक्विड से गैस में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जाने को क्या कहते हैं, तो लिक्विड से गैस में जाने को क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस में जाने को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, या फिर इसी का नाम क्या होता है, बॉइलिंग, यहाँ लिख दो बॉइलिंग। इसलिए यहाँ पे बी नंबर जो प्रोसेस होगा वो वेपोराइजेशन होगा या बॉइलिंग होगा। गैस से लिक्विड में जा रहा है, गैस से लिक्विड में जा रहा है, कोई चीज गैस है उसको ठंडा करके लिक्विड में लेके जा रहे हैं, तो गैस से लिक्विड में लेकर के जाने को क्या कहते हैं, कॉन्डेंसेशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन। इसलिए क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, कॉन्डेंसेशन होगा। अब देखो यहाँ पर सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड से गैस में जाना सब्लिमेशन, इसलिए ई नंबर क्या होगा, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का उल्टा भी क्या होता है, सब्लिमेशन ही होता है, बट सीनियर क्लासेस में ऐसे सब्लिमेशन जिसमें गैस से सॉलिड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। क्लियर, तो दैट इज द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड फ्रॉम योर एनसीईआरटी फ्रॉम लेसन 1। ये क्वेश्चंस वो थे जो आपके लेसन नंबर 1 एनसीईआरटी से क्या थे, रिलेटेड थे। अगर जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप उसको सॉल्व कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है तो आप मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसको अगले लेक्चर में आपके साथ लेकर के आऊँगा। मैं फिर से आपसे बोलता हूं कि मैं हमेशा आपको ऐसे कंटेंट देने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको इजीली कोई चीज़ समझ में आ जाए, और अब बताने की ज़रूरत है नहीं, आप मेरे साथ लॉन्ग टाइम से क्या हुआ, जुड़े हुए हो। हम लोगों ने लगभग 3 माह 4 माह पहले इस चैनल को स्टार्ट किया था,
फिर हम लोगों को यूट्यूब ने सिलेक्शन दिया, जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, या फिर फेसबुक पे मैंने अपना शेयर भी किया था कि हम लोग के चैनल का सिलेक्शन हुआ अबाउट 20 डेज पहले, ठीक है। तो हम लोगों ने जब 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए तो यूट्यूब ने सिलेक्शन भी किया। ये सारा आपके जो आपने सपोर्ट किया उसके थ्रू मुझे ये सब मिला है, और मैं हमेशा आपके साथ यही कोशिश करूंगा कि जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट हो सके और आपके पूरा एनसीईआरटी का डिस्कशन करते हुए मैं आपके साथ आगे चलूंगा, क्योंकि आपका एनसीईआरटी ही वो हथियार है जिससे आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो, आगे जा सकते हो। आप बेशक दूसरे बुक को सॉल्व करो, लेकिन पहला प्रेफरेंस आपका हमेशा एनसीईआरटी होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी अगर टच करके चलते हो तो जीवन में कभी भी अपने एम से पीछे नहीं जा सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद से मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ लेकर के आ रहा हूं, और वो नेक्स्ट लेक्चर होने जा रहा है, दैट मीन्स द सेकेंड लेसन ऑफ द साइंस, एंड दिस इज टेकन फ्रॉम द केमिस्ट्री, मीन्स मैटर इज प्योर और इम्प्योर। तो अगला लेक्चर लेसन नंबर 2 केमिस्ट्री का, तब तक आप अपना जो भी क्वेश्चंस है सॉल्व कर लीजिए, और फिर हम लोग मिलने वाले हैं काफ़ी जल्द आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैटर इज प्योर और इम्प्योर केमिस्ट्री का लेसन। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।